नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। नए लेबर कोड में अब ग्रेचुइटी को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। अब कर्मचारियों को उनकी ग्रेचुइटी 5 साल के बदले सिर्फ 1 साल में मिल सकती है और इसी के साथ लेबर कोड में वेतन की जो परिभाषा है वो भी बढ़ी है और बदली है। तो क्या इसका असर आपके रिटायरमेंट प्लानिंग पर होगा और आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का फॉर्मूला इससे बदल जाएगा? साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे होता है ग्रेचुइटी का टैक्सेशन और क्या है ग्रेचुइटी से मिली रकम का बेस्ट यूज। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमारे साथ इस शो पर। हमारे साथ हैं डिलॉयट के पार्टनर दिव्य बवेजा और साथ ही रूंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रूंगटा। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। दिव्य सर, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। इस जो अब हम देख रहे हैं लेबर कोड में जो बदलाव किए गए हैं, क्या बहुत देर हो गई ये बदलाव करते करते और ये थोड़े और पहले हो जाने चाहिए थे? अब अगर क्योंकि ये हो ही गए हैं तो कितने वेलकमिंग है ये पूरा का पूरा स्टेप सरकार की तरफ से जो किया गया है? तो ये जो बदलाव है, आई थिंक दिस इज अ गुड चेंज, बिकॉज अगर हम देखें कि द वे प्रोग्रेस इज हैपनिंग, these are in line with the changes which are happening in the economy, and therefore उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ठीक टाइम है इसका बदलाव का। और जो नए लेबर कोड्स भी हैं ये सारे बिल्कुल आर इन लाइन विद द वे द थिंग्स आर टुडे, सो दे आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड इन लाइन विद व्हाट द चेंजेस आर हैपनिंग। तो आई थिंक ये बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हैं। बिल्कुल। हर्ष, आपकी क्या राय है इस पर? क्या ये समय की मांग थी इस वक्त जो इसको मानी गई सरकार की तरफ से? उन्होंने एक बड़ा चेंज इसमें किया है, किस तरीके का इम्पैक्ट ये डालेगा अब आने वाले टाइम में? तो वेल स्मिता, आई थिंक कोई भी जो रेगुलेशंस हैं जो पास्ट में आए थे वो वक्त के साथ बदलने चाहिए और सरकार ने वही किया है। एनी रिक्वायरमेंट, जो भी फीडबैक आता है, अब लेबर डिपार्टमेंट से समझ लीजिए, एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन से समझ लीजिए, तो जो भी फीडबैक आता है और जो लॉज में परिवर्तन किए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ना ही सिर्फ लेबर लॉज में, उसके अलावा भी आप देखेंगे कि बहुत सारे कानूनों में जो बदलाव किए जा रहे हैं टू अडॉप्ट टू मॉडर्न टाइम्स। जो आज करंट सिचुएशन है उसके तौर पे, उसके हिसाब से अगर जो चेंजेस करने की जरूरत लग रही है, आई थिंक बहुत सारे कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोविजंस डीक्रिमिनलाइज किए जा रहे हैं कंपनीज एक्ट में, दूसरे एक्ट्स में। तो आई थिंक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है। अगर हम विकसित भारत की तरफ बात कर रहे हैं, हमें एक इकोसिस्टम को लेकर समझना है जहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो सारे एक टैंडम में काम करें और मॉडर्न टाइम्स के साथ काम करें। तो आई थिंक यस, बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं। जो सारे फीडबैक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर से लिए गए थे, उन्हें इनकॉर्पोरेट करके एक फॉरवर्ड लुकिंग रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, व्हिच आई थिंक इज वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रेचुइटी की, क्योंकि सबसे बड़ा और अहम तो हमारे लिए यही है कि ग्रेचुइटी की जो अब तक की समय सीमा थी उसको घटा दिया गया है। 5 साल की बदले अब 1 साल में ही ग्रेचुइटी जो है वो आपको मिल जाएगी। तो दिव्य सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ग्रेचुइटी होता क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके। ग्रेचुइटी ये होता है कि अगर मैं किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म, so this is more of a benefit for a long term reward which is there. So under the law if it is there कि अगर 5 साल तक कोई काम कर रहा है एज अ रेगुलर एम्प्लॉय तो उसको ग्रेचुइटी मिलती है, which is more like you can say a reward for the long term employment or being with the company. So that is what gratuity means in simple terms. ओके, तो ये ग्रेचुइटी की परिभाषा जो आपको इस वक्त बताई है सर ने, वो ग्रेचुइटी की परिभाषा इस वक्त आपके सामने है, जहां पर अगर आप 5 साल तक पहले किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो फिर आपको एक अमाउंट रिवॉर्ड के तौर पर कंपनी देती थी, लेकिन अब ये रिवॉर्ड आपको 1 साल अगर आप काम कर लेते हैं तो ही मिल जाएगा। अब आपसे ये समझ, सॉरी इसमें एक चेंज है। जी जो लेबर कोड ये कहते हैं कि उन्होंने पीरियड चेंज नहीं किया है, फॉर रेगुलर एम्प्लॉय 5 साल ही है। बट इफ यू हैव एनी फिक्स टर्म एम्प्लॉय जो कि एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए हैं, उनको पहले ग्रेचुइटी नहीं मिलती थी बिकॉज वो ड्यूरेशन होता था 1 साल 2 साल। तो अगर वो फिक्स टर्म एम्प्लॉय आपका कोई है जिसका पीरियड 1 साल से ऊपर है तो उसको भी अब ग्रेचुइटी मिलेगी। दैट इज द डिफरेंस।
सो 5 years जो पहले ही चल रहा है रेगुलर वही चलेगा, और 1 साल इज फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉइज। ओके, तो इस बात को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय के लिए ये 1 साल की सर्विस के बाद ग्रेचुइटी का जो ये प्रावधान है वो लागू होगा। अब आपसे मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि वेजेस की जो परिभाषा है हर्षवर्धन, वो चेंज हुई है। पहली बात तो वेजेस की परिभाषा अब क्या हो गई है ये भी बताइएगा, और मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आपको चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए कि कैलकुलेशन भी ज़रूर समझाइएगा उन्हें कि पहले के नियम के हिसाब से कैलकुलेशंस क्या होते थे ग्रेचुइटी के, और अब के नियम के हिसाब से कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगे। तो बस स्मिता, जो पहले के प्रोविजन है, जो ग्रेचुइटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 था, उसमें आपकी जो वेजेस कंसिडर की जाती है फॉर ग्रेचुइटी। तो मान लीजिए एक इंसान ने 10 साल तक काम किया है और उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी 1 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल। तो जब आपको 1 लाख रुपया आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी और उसमें आपका सिर्फ बेसिक एंड डीए कंपोनेंट देखा जाएगा, तो बेसिक एंड डीए मान लीजिए 50,000 तक उदाहरण के रूप में। अब 50,000 रुपए का आपको आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, आपको हाफ मंथ सैलरी, ये बहुत ब्रॉडली मैं समझा रहा हूँ, एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं कि वो हाफ मंथ 15 डिवाइड बाई 26, उसमें नहीं जा रहे हैं हम, सिंपल पॉइंट में बताते हैं कि बेसिक प्लस डीए आपका 50,000 था, आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी 1 लाख रुपए, लेकिन बेसिक एंड डीए से 50,000 था, तो वो कंसिडर किया जाता था एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। अब इसका आधा जो है 25,000 रुपए आपके कैलकुलेशन में लिए जाते थे कि 25,000 रुपए इंटू 10 years ऑफ सर्विस दैट यू पुट, सो हाफ मंथ सैलरी इंटू द नंबर ऑफ years ऑफ सर्विस। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जो ग्रेचुइटी अमाउंट आता था वो 2.5 लाख रुपए आएगा। अभी जो परिभाषा चेंज की गई है, जो वेजेस एलिजिबिलिटी, जो वेजेस की डेफिनेशन के लिए, उसमें आपका बेसिक पे लिया गया है, डियरनेस अलाउंस है जो पहले था वो दोनों है, प्लस कोई भी रिटेनिंग अलाउंस होंगे, प्लस 50% ऑफ टोटल रेम्यूनरेशन, और ये परसेंटेज आगे जाके अगर कुछ नोटिफाई होकर चेंज होता है तो किया जाएगा। अब ये सारी अमाउंट्स को आपकी एलिजिबिलिटी वेजेस के हिसाब से माना जाएगा। अब वही उदाहरण लेते हैं जहां पे 1 लाख रुपया आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी था, उसमें से अगर हम सिर्फ बेसिक एंड डीए लेते थे वो 50,000 था, जो प्रीवियस ग्रेचुइटी एक्ट के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा था। अब मान लीजिए बाकी आपका रिटेनिंग अलाउंस और 50% ऑफ द टोटल रेम्यूनरेशन, अगर वो फॉर्मूला के हिसाब से आपका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी अभी जो कैलकुलेट होती है वो मान लीजिए 80,000 रुपए होती है एक उदाहरण के रूप में, तो अभी 50% ऑफ 80,000 रुपए जो 40,000 रुपया हुआ इनटू द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस जो 10 साल है, तो आपकी ग्रेचुइटी अभी 2.5 लाख नहीं 4 लाख रुपए हो जाएगी। तो जो वेजेस का डेफिनेशन है उसके बदलाव करने की वजह से आपकी एलिजिबिलिटी जो आपकी ग्रेचुइटी की है वो अमाउंट बढ़ जाती है। तो ये एक बदलाव किया गया है। और दूसरा जो बदलाव पहले दिव्या जी ने कहा वो ये है कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉइज हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी है ग्रेचुइटी एंटाइटलमेंट की वो 1 साल के बाद हो जाएगी। तो ये दोनों बदलाव करने से जो ज्यादा स्कोप ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो ग्रेचुइटी में आ जाएंगे, और दूसरा कि उनकी एलिजिबिलिटी फॉर ग्रेचुइटी भी बढ़ जाएगी बिकॉज वेजेस का डेफिनेशन चेंज हुआ है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा दिया कि दरअसल पहले किस तरीके का कैलकुलेशन था और अब ये जो नया बदलाव हुआ है उसके बाद का कैलकुलेशन क्या होगा। अब दिव्य सर, आपसे मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी कि क्या इस बदलाव के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट बेस्ड जो जॉब थी उसका अट्रैक्शन अब और बढ़ेगा लोगों में? सी दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। द ओनली थिंग इज के जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज थे उनको अब ये बेनिफिट एक्स्ट्रा हो जाएगा कि अगर मैं कहीं 1-2 साल काम किया है मैंने, पहले मेरे को नहीं मिलती थी ग्रेचुइटी, अब मेरे को वो बेनिफिट हो जाएगा, तो उनको आगे ग्रेचुइटी मिल जाएगी। तो अगर वो रेगुलर एम्प्लॉय होगा या फिक्स टर्म एम्प्लॉय होगा वो तो कंपनी के उस पर डिपेंड करता है कि बिजनेस केस में कि मेरे को आज रिक्वायरमेंट मेरे बिजनेस में रेगुलर एम्प्लॉय की है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय की है, तो वो तो बिजनेस पे ज्यादा डिपेंड करेगा। बट ये है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए ये एडवांटेज हो बेनिफिट हो गया है कि अगर वो 1 साल से ज्यादा कहीं है तो उनको एडवांटेज मिलेगा। ओके, और अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आपसे समझना चाहूँ हर्षवर्धन कि बेसिकली वो होंगे कौन ऐसे फिक्स टर्म एम्प्लॉय जिनको इसका फ़ायदा मिलेगा, वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो आप इसमें क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे हर्षवर्धन? वेल स्मिता, देखिए कई ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉयज की कैटेगरी में, रेगुलर एम्प्लॉयज की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो वो कई कंपनीज ऐसे हायर करती कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कि उन्हें एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए चाहिए होता है जो नॉट नेसेसरीली 5 years के बियॉन्ड हो।
तो एक कंपनी जिनके 10 एम्प्लॉइज एंड ज्यादा हैं, वो अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंडर में आ जाते हैं, लेकिन ग्रेचुटी पेएबल कब होती है एम्प्लॉइज को? जब वो 5 साल कंटिन्यूस सर्विस दे रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा कि वो फिक्स्ड टर्म के लिए एम्प्लॉइज हैं, कंपनी लायबल है ग्रेचुटी एक्ट के अंडर में, लेकिन एम्प्लॉय क्वालिफाई नहीं होते हैं क्योंकि वो 5 साल के नीचे के टेन्योर के लिए उनको हायर किया गया है। तो ये एक पूरा सेगमेंट था जो पूरा आउट हो जाता है ग्रेचुटी के सिक्योरिटी नेट से। तो उनको इंक्लूड करने के लिए जो चेंजेस हुए हैं लेबर कोड में, वो ये कह रहे हैं कि कोई कंपनी जिसको ग्रेचुटी देनी है, लेकिन उनके पास एम्प्लॉइज हैं जो 5 साल के नीचे हैं और वो फिक्स टर्म के लिए ही मान लीजिए एम्प्लॉय किए गए थे, तो 1 साल के बाद उनकी ग्रेचुटी के लिए एलिजिबिलिटी चालू हो जाएगी। तो आई थिंक ये सिर्फ एक स्कोप को ब्रॉडर करने के लिए किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी के फायदे मिले, उसके लिए इंक्लूड किया गया है। अब इसका इम्पैक्ट कैसे होगा? क्या कंपनीज अपने एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज करेंगी? अल्टीमेटली क्या होता है, ये सीटीसी का हिस्सा बनता है। तो हर जगह हमें देखना होगा कि एक एम्प्लॉयर की अगर ग्रेचुटी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी सीटीसी में इंपैक्ट आएगा। तो वो क्या कर सकते हैं कि उनकी पे को उस तरह से रिवाइज करके डाउनवर्ड रिविजन कर सकते हैं कि सीटीसी उतना ही है। आई थिंक ये तो इम्पैक्ट जैसे लागू होगा तब पता चलेगा, लेकिन कहने का ये कारण क्या था, मैं ये बताने का भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी एग्जिस्टिंग जो भी सीटीसी है वो चल रहा है, कंपनीज पे एडिशनल ग्रेचुटी का बर्डन आ गया तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन योर रेगुलर और प्रेजेंट इनकम। हो सकता है कि प्रेजेंट इनकम में थोड़ा रीजेक्ट किया जाए टू एडजस्ट टू द एडिशनल ग्रेचुटी पेमेंट दैट इज गोइंग टू बी मेड इन फ्यूचर। और ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि अभी तो बहुत इनिशियल है, देखना होगा कि कंपनी इसको किस तरीके से लेती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे दिव्य सर ये समझना चाहूँगी, और इसको हाईलाइट किया हर्षवर्धन ने भी, कि टेक होम सैलरी पे तो असर पड़ेगा। अगर मान लीजिए ग्रेचुटी बढ़ती है और इसके प्रभाव से टेक होम सैलरी पर असर पड़ता है, वो थोड़ा अगर कम होता है, तो फिर अट्रैक्शन तो थोड़ा कम हो जाएगा इसका। जी, जितनी भी ये ग्रेचुटी अगर आप देखते हो तो ये क्या है, दिस इज मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट दैट अ पर्सन इज गेटिंग। सो देयरफॉर इट इज लाइक योर सोशल सिक्योरिटी कि मुझे अगर मेरा आज थोड़ा टेक होम कम होगा, बट एट द सेम टाइम मुझे पता है कि 5 साल बाद अगर मैं रेगुलर एम्प्लॉय हूँ या अगर मैं फिक्स टर्म एम्प्लॉय हूँ तो 1 साल के बाद मुझे एक लमसम मिलेगा। सो इट इज मोर ऑफ अ, आई वुड से, डेफरमेंट ऑफ द मनी दैट यू विल गेट। बट ये नहीं कि आपका पैसा वो खत्म हो गया। सो टेक होम थोड़ा जरूर इम्पैक्ट होगा अगर मेरा सीटीसी का हिस्सा है तो। और दूसरा है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। सो आई वुड से इट इज अ बैलेंसिंग थिंग। जी हाँ, तो टेक होम सैलरी पर तो असर पड़ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट है तो शायद उसका भी ध्यान लोग रखेंगे, और हो सकता है फिर इसको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग का भी हिस्सा बनाएं। इस पर भी हम आगे आपसे बातचीत करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रेचुटी का टैक्सेशन आखिरकार कैसे होता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर और जानेंगे और भी ढेर सारे सवालों का जवाब। आप बने रहे हमारे साथ। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो नए लेबर कोड में ग्रेचुटी और वेजेस को लेकर हुए हैं बदलाव, और इस बदलाव का आप पर कैसा होगा असर, यही हम जानने की कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ दिव्य बवेजा और साथ ही हर्षवर्धन रूंगटा इस वक्त मौजूद हैं। हर्ष, हमने हर चीज़ जान ली यहाँ पर आप दोनों से डिस्कशन में कि ग्रेचुटी क्या होती है और इसका असर जो नया कोड में बदलाव हुआ है वो किस तरीके से होगा, साथ ही ये कि ये किन के लिए फ़ायदेमंद है। अब ज़रा टैक्सेशन जो होता है ग्रेचुटी को लेकर वो भी समझाइएगा थोड़ा सिंप्लीफाई करके लोगों को। तो मैं स्मिता, जब ग्रेचुटी अप टू 20 लाख, मान लीजिए एक इंसान जो रिटायर हो रहा है, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है या उनका टर्मिनेशन हुआ है आफ्टर 5 इयर्स, अभी हम वही एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, हम 1 ईयर के लिए नहीं आ रहे क्योंकि 1 ईयर में 20 लाख तक जाएगा नहीं ग्रेचुटी अमाउंट। सो इन एनी केस, जब टर्मिनेशन होता है, रिटायरमेंट होता है या रेजिग्नेशन होता है, और आपको 20 लाख तक, अप टू 20 लाख तक अगर ग्रेचुटी आती है, तो वो पूरी टैक्स फ्री होती है अंडर सेक्शन 1010 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर 20 लाख के ऊपर आपको ग्रेचुटी आती है, तो जो एडिशनल अमाउंट है वो आपकी इनकम में जोड़ा जाता है, और जो आपका स्लैब रेट है उस पर आपको टैक्स लगेगा। उदाहरण के रूप में बता दूं, अगर आपको 20 लाख रुपया ग्रेचुटी के रूप में आया है अपॉन रिटायरमेंट, टर्मिनेशन और रेजिग्नेशन, तो वो पूरा टैक्स फ्री होगा। अगर आपको 25 लाख रुपया ग्रेचुटी के रूप में आया है, तो 20 लाख रुपया आपका टैक्स फ्री है और 5 लाख रुपए आपकी इनकम में जोड़े जाएंगे, और आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको उस पर पूरा टैक्स देना होगा।
अब हर्षवर्धन, एक चीज यहाँ पर जो थोड़ा सा मुझे लगता है हर किसी के मन में ये होगा कि 20 लाख तक ग्रेचुइटी के लिए आपको लगभग कितने सालों तक किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना होगा? तो बस स्मिता, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी लॉस्ट ऑन सैलरी भी क्या होगी, हाँ। क्योंकि वो उसका एक हिस्सा जो होता है उस पे कैलकुलेशन होता है कि आपकी जो वेजेस का डेफिनेशन है उसके बेसिस पे, और उसका आधा इनटू द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। तो मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में, जैसे मैंने कहा कि 1 लाख रुपए की आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, उसका आप 80,000 रुपया समझ लीजिए आपका नया डेफिनेशन के हिसाब से वेजेस हैं, उसका आधा लेंगे तो 40,000 रुपया हुआ। और अगर आपने 10 साल की सर्विस दी तो 4 लाख रुपए होते हैं। तो आपको अगर 30 लाख 30 साल की सर्विस आपने दी है तो 12 लाख होगा, 40 साल होगा तब आप समझिए आपका 16 लाख रुपए तक पहुंचता है, ये कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी लास्ट ऑन सैलरी कितनी है और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस से आप उसका आधा मल्टीप्लाई करिए तो आपको ये 20 लाख का फिगर मिल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि बड़े सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है, और आपको भी पता है कि भारत में ऐसे बड़े कम लोग हैं, या ये यूँ कह सकते हैं बड़े कम ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पर बहुत बड़ी सैलरी आपको मिलती है, तो इसलिए भी लोगों के जहन में ये सवाल होगा, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। अब सर, मैं आपके पास आऊँगी और मुझे एक चीज़ समझाइएगा, क्योंकि पीएफ पे बहुत बात होती है और क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम से भी जुड़ा है, ग्रेचुइटी भी बात बहुत कम होती है। लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि शायद नौकरी छोड़ के जाने के बाद ये मिलेगा नहीं मिलेगा, और थोड़ी एक रिटायरमेंट के समय या नौकरी जाने के समय एक भले ही हेज का काम आपके लिए करे, लेकिन लोगों के दिमाग में एक रकम है मेरे पास ग्रेचुइटी के रूप में, ये थोड़ा कम रहता है, ऐसा मुझे लगता है। आप मुझे बताइएगा कि इस बदलाव के बाद से ग्रेचुइटी को देखने की क्या सोच भी बदलेगी, उसको लेकर, ग्रेचुइटी को लेकर लोगों के जहन में? दिव्य सर? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं, सॉरी आई डेंट नो। नहीं, बिल्कुल सी, देखो ऐसा है कि ग्रेचुइटी जो होता है हर एम्प्लॉय को पता, पीएफ में क्या होता है कि आपका पीएफ का पैसा पीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है, तो आप वो देख सकते हो। ग्रेचुइटी का जो है वो आप देख नहीं सकते, बट दिमाग में हमेशा रहता है कि अगर मैंने 5 साल काम किया है या ज्यादा काम किया है तो ये पैसा मुझे मिलेगा। तो अब सिर्फ एडवांटेज ये है कि अब बिकॉज वो पैसा बढ़ जाएगा, जैसे हर्षवर्धन साहब ने भी बताया, तो एक मोटी रकम दिमाग में पीछे हमेशा रहेगी कि मेरी ग्रेचुइटी बढ़ गई है तो मेरे को इतना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। सब हर आदमी अपना कैलकुलेशन में सब अपना करके रखते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या कुछ इन्वेस्टमेंट का भी हो, तो ये दिमाग में रहेगा आपके अब ये ग्रेचुइटी अमाउंट मुझे मिलेगा, वो भी बढ़ के मिलेगा। तो ये फर्क है कि पीएफ मैं देख सकता हूँ, वो अकाउंट में पड़ा होता है, ग्रेचुइटी का कोई मैं अकाउंट में देख नहीं सकता, बट अब दिमाग में लोगों के ये बात रहेगी। ये एक चेंज हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकली भी आएगा लोगों में। अब कंपनी की बात करते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि अभी तो बहुत इनिशियल, अब देखना होगा कि कंपनियों में किस तरीके के बदलाव होंगे जो कि करने ही पड़ेंगे। किस तरीके के बदलाव कंपनियों को करने पड़ेंगे, और आपको लगता है इसके लिए सारी कंपनियां तैयार हैं? तो जब ये रेगुलेशन के रूप में आ जाएगा तब सभी सभी कंपनियों को उसको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम मांग सकते हैं कि इसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए या प्रोसेसेस, क्योंकि बैकएंड में उनके पेरोल मैनेजमेंट जो है, इनकी जो नेगोशिएशंस होंगी या कॉन्ट्रैक्ट्स जो एम्प्लॉयज के साथ होंगे, उन्हें शायद कोई भी चेंजेस करने होंगे। तो आई थिंक इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार, आई मीन, विल बी वेरी सेंसिटिव, एंड वो उन्हें वक्त देगी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी अब्रप्ट इतना कोई चेंज आने वाला है कि किसी एम्प्लॉय की कोई महीने में सैलरी ही नहीं आएगी क्योंकि क्योंकि चेंजेस हुए नहीं है तो सैलरी क्रेडिट नहीं आएगी। आई डोंट थिंक ऐसा कोई सिचुएशन होगा। सो डिस्ट्रप्शन कोई भी तरीके का मुझे नहीं लगता होगा। सरकार, आई मीन, करंटली बहुत सेंसिटिव है इन चीजों को लेके। वो प्रो बिजनेस भी हैं, वो चाहती हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रोत्साहन मिले। तो कहीं भी ऐसे इम्प्लीमेंटेशन में अगर आपको दिखेगा कि कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसे टाइमलाइन, अप्रोप्रिएट टाइमलाइन दिया जाएगा इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। सिर्फ एक एम्प्लॉय स्टैंड पॉइंट से भी बता दूं कि ये सीटीसी का एक हिस्सा बनने वाला है। सो जहां हमें लगता है कि ग्रेचुइटी हमारा पेमेंट बढ़ जाएगा आगे जाते हुए, यस, ग्रेचुइटी आउटफ्लो जो आपको मिलने वाला था, वो ग्रेचुइटी का पेमेंट जो आपको मिलने वाला था, वो जरूर आपका बढ़ने वाला है विद दिस न्यू रेगुलेशंस। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी सीटीसी का हिस्सा ही बनेगा, और सीटीसी का हिस्सा बनना, जैसे आपने कहा कि टेक होम सैलरी पे थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है। सो आपको क्या क्या सोचना होगा, ये सोच के चलना होगा कि अभी जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिटायरमेंट पे आप देख रहे थे, उसमें थोड़ा ग्रेचुइटी का रोल बढ़ जाएगा।
और वो आपको थोड़ा सीरियसली लेना होगा। दूसरा, टेक होम सैलरी हो सकता है थोड़ी कम हो, अगर वो कम होती है तो आपको उसके लिए भी तैयार होना होगा कि कितनी कम हो रही है और उसे आप मैनेज कैसे करेंगे। तो आई थिंक ये एक टाइम पीरियड होगा शिफ्ट का। अगर बहुत ज्यादा बदलाव या बहुत सारा इम्पैक्ट आपकी सीटीसी पे नहीं आता कि आपकी टेक होम सैलरी इतनी कम नहीं हो जाती कि भाई आपके खर्चे निकलने मुश्किल हो जाए, तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव। कहीं पे अगर आपके बहुत ज्यादा सीटीसी पे इम्पैक्ट आ रहा है, आपकी टेक होम सैलरी पे अगर इम्पैक्ट आ रहा है, तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। और उसके लिए क्या सोल्यूशन निकलेगा, आई डोंट हैव एन आइडिया राइट नाउ। वो प्रॉब्ली जब रेगुलेशंस आएंगे, इम्प्लीमेंटेशन चालू होगा, तब और क्लैरिटी आएगी। ओके, और दिव्य सर, रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा क्या अब ग्रेचुइटी भी होगा आपके हिसाब से? सी, रिटायरमेंट प्लानिंग में आदमी क्या क्या देखता है? एक तो अपना प्रोविडेंट फंड देखता है, कई लोग एनपीएस में भी डालते हैं। सो ग्रेचुइटी जो है, सी वो मेरा एम्प्लॉयर के पास होगा, और जब तो दिस विल बिकम कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे पता है कि मेरा इतना पैसा मुझे मिलेगा टुवर्ड्स ग्रेचुइटी। तो आदमी जब भी आगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करेगा, कि पैसा मिलने के बाद मैंने क्या करना है, आदमी उस तरीके से उसको आगे सोचना पड़ेगा कि अब मेरे को आगे इसके कैसे इसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, आगे जब मिलेगा तब कैसे उसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो दैट विल द प्लानिंग विल हैपन आफ्टर आई गेट द मनी, और द इम्प्लीमेंटेशन विल हैपन आफ्टर आई गेट द मनी। बट मेरे को सोचना पड़ेगा कि इतना मुझे अगर मिल रहा है तो इसको मैं आगे इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ फॉर माई फ्यूचर इनकम, जो भी रिटायरमेंट के बाद मुझे चाहिए होगी। ओके, और नए लेबर कोड में जो ये बदलाव हुआ है ग्रेचुइटी को लेकर, इसके बाद जो ये रकम हाथ में आएगी, हर्षवर्धन, उसका बेस्ट यूज क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो वेल देखिए स्मिता, रिटायरमेंट पे जितना पैसा आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स के रूप में मिलता है, इनवेरिएबली अगर हम देखें, आपका पीएफ समझ लीजिए, आपका ग्रेचुइटी समझ लीजिए, या आपका सुपर एन्युएशन कोई प्लान होगा कंपनी की तरफ से, ये सारी चीजें हमने हमारी प्रैक्टिस में देखा है कि ये सफिशिएंट बाय इटसेल्फ नहीं होती है। विच मीन्स कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ लॉन्ग कुछ भी सेविंग्स ना करे और सिर्फ अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे निर्भर रहे कि पोस्ट रिटायरमेंट मुझे जो मेरी कंपनी से पेंशन आएगी या ग्रेचुइटी और पीएफ का पेमेंट आएगा, उससे मेरा पूरा रिटायरमेंट निकल जाएगा, ये इनवेरिएबली गलत है। सो ठीक है, आपका थोड़ा पेमेंट ग्रेचुइटी का बढ़ सकता है आगे जाते हुए, लेकिन सिर्फ उसी पे निर्भर होना ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो हर एक एम्प्लॉय जो है, आप सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपको अपने रिटायरमेंट के लिए खुद से वाइल यू आर वर्किंग आपको सेविंग्स करनी होगी, क्योंकि रिटायरमेंट का जो कॉर्पस आएगा वो एक लिमिटेड अमाउंट होता है, और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए जो हमारे खर्च होते हैं उस समय वो बहुत ज्यादा होंगे। सो आई डोंट थिंक कि किसी को, क्योंकि ग्रेचुइटी अभी थोड़ी ज्यादा आने वाली है, और रिलैक्स हो जाए और हमारा इन्वेस्टमेंट्स ना करें, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी गलती होगी। और अपने इन्वेस्टमेंट्स को इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेशन करिए, और अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए खुद सेव अभी से करिए व्हाइल यू आर वर्किंग। थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट ग्रेचुइटी के रूप में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पूरा रिटायरमेंट उससे नहीं निकलेगा। बिल्कुल, और हम यही बताने की कोशिश भी कर रहे थे कि अगर आपके हाथ में ग्रेचुइटी की रकम आती है जो कि नए बदलाव के बाद आ सकती है, तो फिर आपको दरअसल उससे करना क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। थैंक यू सो मच दिव्य सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और हर्षवर्धन आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से ग्रेचुइटी दर्शकों को समझाने के लिए। इसी के साथ मनी ग्रुप के आज इस सेगमेंट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ।